जी, आपकी पसंदीदा वीकली क्लास नेता नगरी के 200 एपिसोड्स होने वाले हैं पूरे। 2 अगस्त को इसकी रिकॉर्डिंग होगी। आपके पास इस एपिसोड को लाइव देखने का मौका भी है। क्या करना होगा? डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर रजिस्टर करना होगा। लाइव से पहले भी और बहुत कुछ हो रहा है, जैसे कि नेता नगरी के एपिसोड्स पर बनी मजेदार क्विज शुरू हो चुकी है। आप लल्लन टॉप के सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर ये क्विज खेल सकते हैं। बाकी जानकारियों के लिए नजर बनाए रखिए। सूचना समाप्त, अब शो शुरू करते हैं। आपको पता चला हमारी धरती उबल रही है? हो सकता है मालूम ना चला हो। भारत में मॉनसून चल रहा है, कई हिस्सों में बारिश की अधिकता से बाढ़ आई हुई है, लेकिन इसी समय पर दुनिया के कई देश हीट वेव, वाइल्ड फायर और सूखे से जूझ रहे हैं। चीन, अमेरिका, कनाडा, इटली, फ्रांस जैसे देशों में तापमान अपने चरम पर है। लोग गर्मी से झुलस कर मर रहे हैं। सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। अकाल का खतरा मंडराने लगा है। हालात इतने ज़्यादा ख़राब है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर बीत चुका है। ये ग्लोबल बॉइलिंग का दौर है। हवा सांस लेने लायक नहीं बची, गर्मी सहने लायक नहीं रही और जीवाश्म ईंधन से होने वाले मुनाफे को काबू करने और जलवायु को ठीक करने में हमारी शिथिलता अस्वीकार्य है। आपने बयान सुना, गुतेरेस ने कहा, द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ एंडेड, द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग हैज़ अराइव्ड। तो ये ग्लोबल बॉइलिंग क्या है? ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई और इससे बचने का क्या कोई रास्ता हमारे पास है? शो के पहले चैप्टर में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरे चैप्टर में आपको लेकर चलेंगे रूस, जहां पर पुतिन ने अफ्रीकी देशों के नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछा रखा है, फ्री अनाज और खूब सारा पैसा देने का वादा भी कर रहे हैं। जानेंगे समिट से पश्चिमी देश क्यों परेशान हैं और पुतिन की बैठक में अजूबा मेहमान कौन पहुंचा था। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। तो पहले कहानी ग्लोबल बॉइलिंग की। जुलाई अंग्रेजी कैलेंडर का 7वां महीना होता है। 44 ईसा पूर्व में इसका ये नामकरण किया गया था। उस महीने रोमन जनरल जूलियस सीजर का जन्म हुआ था, इसलिए इससे पहले इसे क्विंटलिस कहा जाता था। जुलाई महीने से जुड़ी और क्या खास बातें वो भी आपको बता देते हैं। 1789 के बरस में जुलाई में बास्तील के किले का पतन हुआ था। इस घटना ने फ्रांस की क्रांति की नींव रखी। इसी महीने की पहली तारीख को 1881 में दुनिया की पहली इंटरनेशनल कॉल मिलाई गई थी कनाडा और अमेरिका के बीच। 2003 में इसी महीने इराक में हवाई हमले में तानाशाह सद्दाम हुसैन के 2 बेटे मारे गए थे। आपको ऐसे कई रोचक तथ्य जुलाई के बारे में मिल जाएंगे, लेकिन आज हम इस महीने का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस बरस की जुलाई सबसे गर्म महीने का रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है। जुलाई के पिछले 3 हफ्तों में तापमान सबसे अधिक रहा है। इस मसले पर 28 जुलाई को यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के बयान ने दुनिया भर में सुर्खी बटोरी है। उन्होंने कहा, ये मानवता के इतिहास का सबसे गर्म समय है। उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बड़े हिस्से इस समय भयंकर गर्मी से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया के लिए ये मुसीबत का समय है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी जलवायु परिवर्तन को अस्तित्व के लिए खतरा बताया और कहा कि कोई भी अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से इनकार नहीं कर सकता। एक्सपर्ट्स का दावा है लगभग 1,20,000 साल बाद इतना ज़्यादा तापमान धरती पर बढ़ा है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक दुनिया का सबसे गर्म दिन 6 जुलाई को था। अब तक के सबसे गर्म 23 दिन भी इस महीने में दर्ज किए गए हैं। एक स्टडी में ये भी बताया गया कि इस महीने का औसत तापमान भी विश्व के औसत तापमान से ज़्यादा रहने वाला है। अभी जुलाई खत्म होने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन औसत निकालने पर यह आंकड़ा बढ़ने वाला है। माने ये महीना अब तक का सबसे गर्म महीना बनने की राह पर है। इस महीने के शुरुआती 25 दिनों का प्रोविजनल एवरेज तापमान 16.95 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 2019 के जुलाई महीने में यह तापमान 16.63 डिग्री सेल्सियस मापा गया था। यूएन के चीफ के बयान, उनकी जलवायु परिवर्तन की चिंताओं और पिछले दिनों में बीती घटनाएं देखें तो जलवायु परिवर्तन वाली बात कायदे से समझ आएगी। क्या हुआ पिछले दिनों? कहीं जंगल की आग तो कहीं भीषण बाढ़ और उस पर चौतरफा गर्मी का सितम ऐसे पहले देखने को नहीं मिला। साउथ कोरिया, जापान, कंबोडिया, चीन, फिलीपींस, भारत, पाकिस्तान में बाढ़ आई। लाखों लोग प्रभावित हुए, सैकड़ों की जान गई, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये सब एशिया के कुछ हिस्सों में हो रहा था। और इसी वक्त वेस्टर्न कंट्रीज में क्या चल रहा था? लू चल रही थी। भीषण लू, इतना गर्म माहौल कि कई रिकॉर्ड टूटे।
इटली के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। धरती के सबसे गर्म स्थानों में से कैलिफोर्निया के डेथ वैली में 16 जुलाई को पारा 53.33 डिग्री मापा गया। कनाडा के जंगलों में आग लगी, 2.5 करोड़ एकड़ जमीन जलकर खाक हो चुकी है। सबसे गर्म महीना होने का मतलब क्या है, अब आपको ये बताते हैं। हमने ये सवाल पूछा पर्यावरणविद सीमा जावेद से। वो पिछले 4 दशकों से पर्यावरण के मुद्दे पर काम कर रही हैं। सुनिए उन्हें। कि हम लोग अभी तक पेरिस एग्रीमेंट जब से हुआ, क्लाइमेट चेंज की बात जब से हुई और जब सारी दुनिया ने एक समझौता किया, वो समझौता ये था कि हम क्लाइमेट चेंज को 150 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म नहीं होने देंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं होने देंगे। और इस काम के लिए हम अपने अपने जो कार्बन का उत्सर्जन है उसमें कटौती करेंगे। इस वक्त जो है, जब हमने कहा कि ये सबसे गर्म जुलाई का महीना है, इसका मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं उस हद तक पहुंच गई है जिस हद तक हमने कहा था कि हम इसको कम सीमित रखेंगे। और अब तक के इतिहास में 2019 में जो जुलाई थी वो सबसे गर्म मानी जा रही थी। और इस साल जो जुलाई का महीना था वो उससे भी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म हो गया। और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कहीं ना कहीं 1.5 डिग्री के जो मार्क था उसको छू चुकी। यही इसकी खास परेशानी है, या जिसके लिए लोग चिंतित हो रहे हैं। यूएन हेड भी, चीफ चिंतित हैं, वैज्ञानिक भी चिंतित हैं, और इससे जुड़े जितने लोग हैं वो इस वजह से ही बहुत फिक्रमंद है। क्लाइमेट में हुए इस आमूलचूल बदलाव की वजह क्या है? जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी पृथ्वी का तापमान धरती की सतह का बढ़ रहा है। जब धरती की सतह का तापमान बढ़ेगा तो समंदर भी गर्म होते हैं, यानी मैक्सिमम हीट जो है वो जो धरती की सतह पे जब टेम्परेचर्स बढ़ते हैं तो वो एब्जॉर्ब होती है समंदर में। अब आप ये समझिए, ये जो फिनोमिना है ग्लोबल वार्मिंग, ये सबको प्रभावित करता है, पूरी दुनिया के हर। इसकी वजह से समुद्र की सतह का जो है वो अपनी सतह से बढ़ने लगते हैं, समंदर का स्तर। जो कोस्ट पे रहने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है। एयर में मॉइस्चर, ज्यादा गर्मी की वजह से अगर टेम्परेचर हाई होगा तो एयर में मॉइस्चर जो है गर्मी की वजह से ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और ये मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। अब ट्रैप होगा तो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसकी वजह से बारिश होती है। और फिर देखिए दिल्ली वगैरह में आजकल आप देख रहे होंगे ये फिनोमेना, जिसे एक वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं, यानी बारिश हुई और उसके बाद फिर बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ने लगी। जो फील्ड टेम्परेचर है, यानी बारिश के बाद अगर टेम्परेचर नीचे भी हुआ, मगर आप जो महसूस कर रहे हैं क्योंकि इतनी उमस है और पसीने आ रहे हैं आपको, तो आपका अगर तापमान 30 डिग्री का है, मगर आपको जो इंसानी शरीर है वो महसूस कर रहा है 40 डिग्री का तापमान, क्योंकि उसका पसीना इवेपोरेट होकर बाहर नहीं जा रहा है उमस की वजह से। इसको एक तरह से वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। और ये भी कभी कभी अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो मौत का सबब बन सकती है, अत्यधिक गर्मी भी। तो कभी गर्मी की वजह से लोग मरेंगे, कभी रेन का जो पैटर्न है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। यानी बारिश तो हो रही है मगर वो किस महीने में होगी। जो मॉनसून है उसका भी एक पैटर्न होता है, एक तर्ज पे होती है कि हम लोग कहते थे सावन भादो आषाढ़, यानी सावन में ऐसे बरसेगा, कब वो भादों में झूम के बरसेगा सावन, फिर आषाढ़ में थोड़ा कम होगा। अब वो पैटर्न चेंज हो गया एकदम से। आप देखिए उत्तराखंड में, हिमाचल में, बहुत सी जगहों पे जुलाई में झमाझम बारिश हो गई, जुलाई में मैक्सिमम रेन हो गया, उसकी वजह से फ्लडिंग हो गई, फ्लैश फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ें आ जाती हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल में भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग भी हो रही है। ये सब चीजें भी जो हैं ग्लोबल वार्मिंग का ही असर है। ग्लोबल वार्मिंग में ने रेन का पैटर्न, जो मॉनसून का एक पैटर्न है कि कब कैसे बरसेगा, उसको प्रिडिक्ट करना जो है वो बहुत ही कठिन बना दिया है। जब भी धरती के तापमान में अप्रत्याशित बदलाव आता है तब तब अल नीनो और ला नीनो इफेक्ट की चर्चा होती है। ये इफेक्ट क्या है? सीमा ने इसके बारे में भी बताया। देखिए ये दोनों जो है एक ग्लोबल फिनोमिना है। असल में जो पैसिफिक ओशन है
उससे ट्रेड विंड्स चलती हैं और इक्वेटर के समानांतर ये चलती हैं, और साउथ अमेरिका से जो गर्म पानी है वो एशिया की तरफ लाती हैं। मगर कभी कभी ऐसा ये होता है कि ये जो ट्रेड विंड्स हैं, और ट्रेड विंड्स को मैं हिंदी में व्यापारिक हवाएं नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ये गलत है। ये ट्रेड विंड्स ही हैं, इनको यही कहा जाता है। ये कभी तेज हो जाती हैं और कभी धीमी हो जाती हैं। और जब तेज होती हैं तो ये जो है लानीना का इफेक्ट देती हैं। लानीना जो है एक कूलिंग इफेक्ट है, क्योंकि ये तेज होती हैं तो एशिया की तरफ ये ज्यादा गर्म पानी धकेल देती हैं साउथ, और उसको बैलेंस करने के लिए जो समुद्र की गहराई का ठंडा पानी होता है वो ऊपर आता है और एक कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है जिसे हम ला नीना कहते हैं। इस वक्त हम लोग एल नीनो में चल रहे हैं। एल नीनो में क्या होता है, इसके विपरीत ये हवाएं जो है थोड़ा मध्यम हो जाती हैं। मध्यम की वजह से पानी, जो गर्म पानी ढकेल रही होती है, वो कम आता है। तो उसकी वजह से समुद्र की गहराई का जो ठंडा पानी है वो ऊपर नहीं आता, और एल नीनो का एक इफेक्ट वार्मिंग होता है, यानी वो गर्म करता है पृथ्वी, उत्तरी गोलार्ध को। तो ये है मोटा मोटा इनके प्रभाव, जो उत्तरी गोलार्ध के लिए एक का कूलिंग प्रभाव है, एक का वार्मिंग प्रभाव है। और इस वक्त हम जिस एरा में, या जिस इस साल जो है, वो वार्मिंग वाला असर दिख रहा है। क्लाइमेट चेंज का सफर कहाँ से शुरू हुआ और ये कैसे हमारे और आपके जीवन पर भारी पड़ने लगा? देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिकरण, औद्योगिक युग जो है वो 17वीं सदी में ब्रिटेन से शुरू हुआ। मगर वैज्ञानिकों ने ये माना कि 1850 से 1900 तक, यानी 1850 से लेकर मिड 18th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के शुरुआत तक जो वक्त था, उसमें ग्लोबल वार्मिंग इतनी नहीं बढ़ी थी। मतलब बात तो यही हुई कि वजह जो थी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बना, क्योंकि उस समय हमने अंधाधुंध कोयले का, लकड़ी का, तेल का, गैस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमने बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन किया, ग्रीन हाउस गैस एमिशन किया, और इन गैसों ने क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग को जन्म दिया। मगर फिर भी वैज्ञानिकों ये एक मत हुए कि हमने एक एवरेज माना कि प्री इंडस्ट्रियल टाइम हम इसको मानेंगे 1850 से 1900 तक का बीच का जो एवरेज टेम्परेचर था धरती का, उसको हम ये कहेंगे औसत वो क्लाइमेट चेंज से अनछुआ था, और इसको हम एवरेज मानते हैं। और इससे ऊपर अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हम ग्लोबल वार्मिंग को नहीं जाने देंगे, ताकि टेम्परेचर इससे ज्यादा ना बढ़े। और पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ, उसमें इसी बात पे सब देश सहमत हुए कि हाँ, 1850 से 1900 के बीच का जो धरती का औसत तापमान है उसको हम मानते हैं एक बेस लेवल, कि ये हमारा बेस है, इस पे क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ। और इसके आगे जो, जब से गर्म हो रही है, जो आगे का गर्म पीरियड है, उसको हम मानते हैं कि क्लाइमेट चेंज का पीरियड है, और इसको हम इस धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही रखेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की अपील दशकों से चल रही है। 2015 में दुनिया के लगभग 200 देशों ने पेरिस में क्लाइमेट एग्रीमेंट किया था। भारत ने भी इस पर साइन किया था। इसमें संकल्प ये लिया गया था कि कार्बन गैसों का उत्सर्जन कम किया जाएगा ताकि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम किया जा सके, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला। अब यूएन चीफ ने कहा है कि हम ग्लोबल वार्मिंग से ग्लोबल बॉइलिंग के दौर में पहुंच चुके हैं। तो ये हालात कैसे बने, क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है, या हालात और खराब होने वाले हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी टेम्परेचर इस हद तक नहीं पहुंचा। सन 2016 में और 2020 में दो बार ऐसा हुआ कि टेम्परेचर ने, ग्लोबल वार्मिंग ने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को टच किया, मगर ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हुआ। इस बार जो हुआ, ये पूरे जुलाई भर ये फिनोमिना नजर आया, यानी ये जो प्रभाव था इस बार, ये दीर्घकालिक था, जिसने हम लोगों को चिंता में डाल दिया है। दीर्घकालिक का मतलब ये होता है कि हम जो एमिशन की कटौती के लिए कार्रवाई कर रहे हैं, दुनिया के सभी देश, वो अभी नाकाफी है। एक बात तो ये साफ जाहिर है कि हम जो जितना कर रहे हैं उतने से ये ग्लोबल वार्मिंग
वहां पे नहीं रुकने वाली जिसका हमने वायदा किया था पेरिस एग्रीमेंट। तो हमारी जो कार्रवाई है वो नाकाफी है पूरी दुनिया की। और दुनिया जो है इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट था उसको हासिल करने में नाकामयाब सी दिख रही है। और ये नाकामयाबी जो है सभी के लिए एक चिंता का बायस बनी हुई है। इसमें सरकारें भी शामिल हैं, इसमें नेता भी शामिल हैं, इसमें साइंटिस्ट भी शामिल हैं, इसमें पूरा आईपीसीसी का पैनल भी शामिल है। और सभी लोग इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि ये जो जितनी हम कटौती कर रहे हैं उससे काम नहीं चलने वाला। अगर हम लोगों ने कुछ बहुत ही ठोस कदम नहीं उठाए पूरी दुनिया ने, तो हालात बदतर ही होंगे, संभलेंगे नहीं। मतलब ये तो एकदम रेड अलर्ट जोन में आ गए हैं हम लोग। और अब जिसे कहते हैं रेड अलर्ट जोन में आने के बाद तो डेंजर जो है एकदम सर के पास पहुंच गया है। अब इस वक्त तो हमें अपना पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत के साथ एमिशन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, यानी नेट जीरो की तरफ बढ़ना चाहिए। वही एक, केवल नेट जीरो अब एक ही रास्ता बचा है जो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकता है। कोई मिड रास्ता, जो मध्य रास्ता होता है कि हम इतना ही करें और इतना करें, अब वो सब रास्ते हमारे पास ऑप्शंस नहीं रहे हैं। हमारे ऑप्शन जो है वो अब एक ही है कि नेट जीरो की तरफ बढ़े। इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं और चलते हैं रूस। 27 जुलाई को पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में कहा, आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर हम बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और एरिट्रिया में 25 से 20 हज़ार टन अनाज की सप्लाई सुनिश्चित करने में सफल होंगे। हम इन प्रोडक्ट्स को मुफ्त में भी लोगों तक पहुंचाएंगे। किसको देंगे? अफ्रीका के कुछ देशों को। क्यों देंगे ये आगे आपको बताएंगे, पहले बेसिक जान लेते हैं। 27 जुलाई 2023 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में दूसरी अफ्रीका रशिया समिट शुरू हुई। पहली 2019 में सोची में हुई थी। अफ्रीकी महाद्वीप में कुल 54 देश आते हैं, उनमें से 43 के राष्ट्राध्यक्षों ने सोची वाली समिट में भाग लिया था। अब की दफा महज 17 देशों के नेता पहुंचे। रूस का आरोप है कि बाकी देशों पर वेस्ट का दबाव था। वेस्ट माने अमेरिका, कनाडा और यूरोप के ताकतवर देश। ये दबाव क्यों है? क्योंकि पिछले 17 महीनों से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उन्होंने रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। जो कोई रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है उन्हें भी प्रतिबंधों का ताप झेलना पड़ता है। भारत इस मामले में अपवाद है। अफ्रीका के अधिकतर देश अपनी शर्तों पर रिश्ते रखने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे रूस की तरफ जाने से बचते हैं। इस बार की समिट 3 वजहों से खास है। पहली वजह टाइमिंग। फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है। बढ़त के दावे के बरक्स रूस की हालत बिगड़ी है। पश्चिमी देशों ने रूस को अलग थलग करने में कामयाबी हासिल की। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 19 देशों ने यूएन में हुई वोटिंग में यूक्रेन को सपोर्ट किया है। बाकी देश भी सीधे तौर पर रूस के साथ खड़े नहीं हुए। दूसरी वजह है अनाज संकट। जुलाई 2023 में रूस ने ब्लैक सी ग्रेन डील को जारी रखने से मना कर दिया। ब्लैक सी के रास्ते यूक्रेन का अनाज, तिलहन और खाद पूरी दुनिया में जाता था। इसकी वजह से खाने की कीमतों में 20% तक की कमी आई थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक डील के टूटने से लगभग 40 करोड़ लोगों की थाली पर अंतर पड़ेगा। इसमें एक बड़ा हिस्सा अफ्रीका का भी है। तीसरे कारण पर भी बात कर लेते हैं, वैगनर विद्रोह। जून 2023 में रूस के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर ने विद्रोह कर दिया था। वैगनर के लड़ाके राजधानी मॉस्को तक पहुंच गए थे। फिर रूस ने उनसे डील की और तब वे वापस लौटे। भले ही पुतिन इस विद्रोह को रोकने में कामयाब रहे, लेकिन इस घटना ने रूस के अंदर खाने चल रही फूट को उजागर कर दिया था। इससे पुतिन की जो अजय वाली छवि थी उस पर धब्बा लगा था। वैगनर ग्रुप अफ्रीका में रूस के हितों को रिप्रेजेंट करता है। वैगनर मतलब पुतिन। विद्रोह के बाद ये इक्वेशन बिगड़ा। तो इस समिट से रूस क्या हासिल करना चाहता है? नंबर 1, ऐतिहासिक वर्चस्व। 1950 और 1960 के दशक में अफ्रीकी देश औपनिवेशिक नियंत्रण से आज़ाद हुए। उससे पहले यूरोप और अमेरिका के देशों का वर्चस्व था। जब औपनिवेशिक शासन गया तब सोवियत संघ को मौका मिला। कोल्ड वॉर के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वर्चस्व की लड़ाई चली। इसका असर अफ्रीका में भी साफ तौर पर दिखाई दिया। दोनों महाशक्तियां अपनी पसंद की सरकार बनवाने के लिए तिगड़म भिड़ाया करती थीं। उस दौर में खूब तख्तापलट देखने को मिले।
1960 और 1970 के दशक में अफ्रीका में हर 55 दिनों में एक तख्ता पलट होता था। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिर रूस ने उसकी जगह ली, लेकिन वो अफ्रीका में अपना प्रभाव स्थापित करने की स्थिति में नहीं था। पुतिन सोवियत संघ के दौर वाला वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। इस चाह में अफ्रीकी देशों को अपने पाले में खींचना भी शामिल है। जिस भी शासक या शासक बनने के इच्छुक को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल या दूसरे मसलों पर मदद की जरूरत होती है, वो अपने हिसाब से पार्टनर चुन लेता है। ये उनकी डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया है और पुतिन इसका फायदा उठाना चाहते हैं। नंबर 2, अनाज संकट। ब्लैक सी ग्रेन डील टूटने के बाद कई अफ्रीकी देश नाराज हैं। केन्या ने यहाँ तक कहा था कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है। कई और देशों ने ऐसी आपत्ति जताई है। अफ्रीका समिट में पुतिन ने अनाज संकट को दूर करने का वादा किया। कुछ देशों को फ्री अनाज देने की बात भी कही है। उन्होंने रूस में पैदा होने वाले अनाज का आंकड़ा जोर देकर बताया। कहा कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है, डील टूटने का कोई असर नहीं पड़ेगा। वो कतई नहीं चाहेंगे कि अनाज के मुद्दे पर उनका रिश्ता खराब हो जाए। नंबर 3, बेहतर रिश्तों की गारंटी। रूस ने विद्रोह के बावजूद वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को अफ्रीका से बाहर नहीं निकाला। ये प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप माली, मोजाम्बिक, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक समेत कई देशों में मौजूद हैं। नाइजर में तख्ता पलट के बाद वैगनर के समर्थकों ने राजधानी नियामे में प्रदर्शन किया। सेंट पीटर्सबर्ग में चल रही समिट में वैगनर का मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन भी दिखा। उसने कई नेताओं से मीटिंग भी की। माना यह जा रहा है कि इसके जरिए रूस अपना दायरा बढ़ाने की फिराक में है। और अफ्रीका को क्या मिलेगा? एक तो अनाज की गारंटी मिल सकती है, दूसरा संबंधित देशों को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को काउंटर करने का यहाँ पर विकल्प मिल जाएगा। हालांकि जानकारों के मुताबिक सारे दावों के बीच दोनों पक्ष अफ्रीका को बैटल ग्राउंड की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं और उनके लिए अफ्रीका मोहरा भर है। रूस की कहानी यहीं तक। अब नाइजर का रुख कर लेते हैं। 27 जुलाई की दुनियादारी में हमने नाइजर में हुए सैन्य तख्ता पलट की कहानी आपको सुनाई थी। 26 जुलाई को प्रेसिडेंशियल गार्ड्स ने राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को हिरासत में ले लिया था। फिर टीवी पर सरकार बदलने की घोषणा कर दी। ये नाइजर के इतिहास में हुआ चौथा सफल तख्ता पलट है। और मामले में अपडेट्स क्या क्या आए हैं? नाइजर के आर्मी चीफ अब्दो सिद्दीको ने तख्ता पलट करने वाले सैनिकों का समर्थन किया है। बोले, सेना के अंदर झगड़े की आशंका को रोकने के लिए ज़रूरी था। नाइजर के तख्ता पलट के मास्टरमाइंड का पता चल गया है। उसका नाम जनरल उमर चियानी बताया जा रहा है। वो 2015 से प्रेसिडेंशियल गार्ड्स की कमान संभाल रहा है। ये आर्मी की स्पेशल यूनिट है जो राष्ट्रपति को सुरक्षा देती है। उमर चियानी के बारे में बहुत कम जानकारी ही उपलब्ध है। बस इतना पता चला है कि वो पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद इसोफू का करीबी था। इसोफू 2011 से 2021 तक राष्ट्रपति रहे। मोहम्मद बजूम उन्हीं की सरकार में गृह मंत्री थे। 2021 में बजूम राष्ट्रपति चुनाव जीत गए। शपथ ग्रहण से 2 दिन पहले उनको हटाने की कोशिश भी हुई, तब चियानी ने उन्हें बचाया था और अब उसी ने उनको कुर्सी से उतार दिया है। जानकारों का दावा है कि बजूम चियानी को प्रेसिडेंशियल गार्ड से हटाना चाहते थे और इसी वजह से उसने इस तख्ता पलट को अंजाम दिया। हालांकि अभी तक इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। 28 जुलाई को चियानी को ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का मुखिया घोषित कर दिया गया है, यानी नई व्यवस्था बनने तक चियानी मुल्क का सर्वेसर्वा रहेगा। इससे पहले बजूम ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि वो नहीं झुकेंगे, लोकतंत्र की रक्षा हर कीमत पर की जाएगी। बजूम सरकार में विदेश मंत्री हसोमी मसूदू ने लोगों से तख्ता पलट का विरोध करने की अपील भी की। 27 जुलाई को तख्ता पलट का समर्थन करने वालों ने बजूम की पार्टी के दफ्तर में आग लगा दी। सैकड़ों लोग राजधानी नियामी में वैगनर ग्रुप का झंडा लेकर भी उतरे। पश्चिमी देशों की आशंका है कि अब नाइजर में वैगनर की एंट्री होगी। इससे रूस का वर्चस्व स्थापित होगा। बजूम पश्चिमी देशों के करीबी माने जाते थे। अमेरिका, यूएन, फ्रांस समेत कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तख्ता पलट की निंदा की है। वे बजूम को रिहा करने की मांग भी कर रहे हैं। मोहम्मद बजूम और नाइजर के बारे में विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो 27 जुलाई का दुनियादारी देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देश दुनिया की तमाम हलचलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।